by 5paisa.com. Download the app now. एक दुरुस्त लोकोक्ति है, सब दिन होत न एक समाना, समय एक सा नहीं रहता, न सुख न दुख कुछ स्थायी नहीं होता। मैं भी आपको समय के इसी हेर फेर का एक किस्सा सुना रहा हूँ। ये किस्सा ट्रांसफॉर्मेशन का है, आम आदमी से बागी बनने की यात्रा, बागी से शासक बनने का सफर और फिर शासक से दोबारा बागी बन जाने की जर्नी। इस सफर के चलते एक देश में ऐसी तबाही आई कि पूछिए मत। सामूहिक हत्याएं और सामूहिक रेप हुए। 8 महीनों के भीतर करीब 20 लाख लोग बेघर हो गए और 70,000 से ज्यादा लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये ऐसी लड़ाई थी जहां जीतने के लिए अनाज को हथियार बना लिया गया। देश की सेना ने अपने ही नागरिकों का खाना छीनना शुरू कर दिया, उनके खेत जला दिए, अनाज के गोदाम और दुकानें लूट ली, गरीब किसानों के मवेशियों को मार डाला ताकि लोग न केवल आज भूखे रहें बल्कि भविष्य में भी पेट भरने की कोई आस उनके पास ना बचे। और ये सब उस सरकार ने किया जिसका मुखिया शांति दूत होने का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक सम्मान पा चुका है। ये पूरा मामला क्या है आज विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा लल्लन टॉप का ये कार्यक्रम दुनियादारी। आज शुरुआत करूंगा एक राजा की कहानी से। एक प्राचीन साम्राज्य का 225वां राजा। वो मानता था कि वो इलेक्ट ऑफ गॉड है, उसे खुद ईश्वर ने चुना है। दर्जनों अंगरक्षकों के अलावा कई शेर और चीते 24 घंटे उसकी हिफाजत में तैनात रहते थे। लेकिन फिर वक्त बदला। खबर आई कि सेना ने राजा का तख्ता पलट कर दिया। करीब 1 बरस बाद फिर से खबर आई कि 82 साल के राजा नींद में चल बसे। बाद में पता चला कि नींद से नहीं गए थे, तकिए से दम घोंटकर उन्हें मारा गया था। ये राजा कौन था? इसका नाम था हाइली सलासी। कहाँ के शासक थे वो? पूर्वी अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया। बहुत पहले इसका एक नाम एबिसिनिया भी हुआ करता था। मैप पर इथियोपिया की लोकेशन देखिए। उत्तर में है एरिट्रिया, पूरब में है जिबूती और सोमालिया, पश्चिम की दिशा में बसा है सूडान, साउथ सूडान और दक्षिण में पड़ता है केन्या। कहते हैं कि इथियोपिया का इतिहास मानव सभ्यता का दस्तावेज है। ये अफ्रीका का वही हिस्सा है जहां से निकलकर हम इंसानों के पूर्वज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे। खैर, इसी इथियोपिया में एक प्राचीन साम्राज्य था, हाउस ऑफ सोलोमन। मान्यता है कि इसका संबंध बाइबल में वर्णित इजराइल के किंग सोलोमन से है। कहते हैं कि इथियोपिया की एक रानी थी, क्वीन माकेदा। उनका किंग सोलोमन के साथ एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया मेनेलिक प्रथम। हाउस ऑफ सोलोमन खुद को इन्हीं मेनेलिक प्रथम का वंशज मानता है। 13वीं सदी में शुरू हुए साम्राज्य ने 1974 तक इथियोपिया पर शासन किया और 1974 का साल वही साल है जब हाइली सलासी की गद्दी छिन गई और इसके साथ ही वो साम्राज्य खत्म हो गया। सलासी को अपदस्थ किया था मार्क्सिस्ट विचारधारा वाले कुछ आर्मी अफसरों ने। तख्ता पलट के सहारे वो सत्ता में आ गए और उन्होंने खुद को नाम क्या दिया? प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ सोशलिस्ट इथियोपिया। शॉर्ट में लोग इसे बुलाते थे दी डर्ग। अपने 17 साल के शासन में सैन्य शासन ने कई नरसंहार करवाए। एक अनुमान के मुताबिक इन्होंने 7 लाख से ज्यादा लोगों को मरवाया। इस क्रूर सत्ता के विरोध में कई बागी गुट भी बने। इनमें से एक गुट था टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, शॉर्ट में इसे कहते थे TPLF। इथियोपिया का सबसे सुदूर उत्तरी प्रांत है टिग्रे। ये इथियोपिया के 10 प्रांतों में से एक है। यहाँ 3 मुख्य जनजातियों की बसाहट है, टिग्रायन, इरोब और कुनामा। 70 के दशक में इसी टिग्रे प्रांत के भीतर TPLF का गठन हुआ। TPLF शुरुआत में एक छोटा सा गिरोह जैसा था, लेकिन जल्द ही इन्हें जनसमर्थन मिला और ये एक बड़ी गुरिल्ला आर्मी में तब्दील हो गया। TPLF चाहता क्या था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको टिग्रे का अतीत थोड़ा सा जानना होगा। टिग्रे को बहुत लंबे समय से इथियोपियन सरकार और हुकूमत करने के उनके सेंट्रलाइज तरीके से दिक्कत रही। और सेंट्रलाइज का तात्पर्य क्या? जहां पावर एक जगह पर सिमटी हो। इसके खिलाफ टिग्रे का पहला विरोध भड़का 19वीं सदी के आखिर में। यह प्रकरण है 1896 का। तब इथियोपिया में राजा मेनेलिक का शासन था। इटली इथियोपिया में अपने पांव पसारना चाहता था। उसने इथियोपिया पर हमला किया। किंग मेनेलिक ने युद्ध लड़ने के लिए अपने करीब 80,000 सैनिकों को रवाना किया और इस युद्ध का मैदान था टिग्रे स्थित अडवा शहर। इस युद्ध में इटली हार गया। लेकिन इस जंग के चलते टिग्रे के लोग अपने राजा से बहुत नाराज हो गए।
टिग्रे के निवासियों का कहना था कि किंग मेनेलिक ने सेना तो भेजी लेकिन उन्हें पर्याप्त राशन नहीं दिया और इसके चलते इथियोपियन सैनिक टिग्रे वासियों के संसाधन छीनने लगे और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्हें मार डाला गया। टिग्रे के निवासियों के मुताबिक युद्ध में दुश्मन के जितने सैनिक मारे गए उससे ज्यादा तो टिग्रे के लोग मारे गए और अपने ही राजा की सेना के हाथों मारे गए और तब से ही यहाँ के लोगों के मन में राजशाही के प्रति असंतोष पनपने लगा। वर्ल्ड वॉर के समय भी ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति हुई। इस वक्त इटली और इथियोपिया में फिर से युद्ध हुआ और इसका बैटल ग्राउंड भी टिग्रे ही बना। इस दफा भी यहाँ के लोगों को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और इस दफा युद्ध में इथियोपिया नहीं इटली जीता और इथियोपिया के राजा को देश से भागना पड़ा। विश्व युद्ध में इटली की हार के बाद 1943 में इथियोपियन किंग शासन करने वापस देश पहुंच गए। टिग्रे को लगा इस राजशाही से मुक्त होने का यही सही समय है। उन्होंने विद्रोह कर दिया लेकिन राजा ने इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। टिग्रे को राजा के साथ शांति समझौता करना पड़ा लेकिन वहां के निवासियों के जेहन में ये यादें एक तीस की तरह जिंदा रही। आपने बैकग्राउंड समझ लिया। अब वापस लौटते हैं टीपीएलएफ पर। उसने टिग्रे के लोगों को 1943 के नाकाम सशस्त्र विद्रोह की याद दिलाई। कहा कि जो तब नहीं हुआ वो अब होगा, हम जीत कर रहेंगे और इस नारे के बाद लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे। और शुरुआत में जो एक छोटा सा गिरोह था टीपीएलएफ वो 70 का दशक खत्म होते होते एक बड़ी गुरिल्ला आर्मी में तब्दील हो गया। इस वक्त इथियोपिया में सोवियत के समर्थन वाली सैन्य सरकार थी। उसने इंसर्जेंसी दबाने के लिए हाथ खोलकर हिंसा की और इस काउंटर इंसर्जेंसी के चलते सबसे ज्यादा नुकसान हुआ टिग्रे का। वहां हजारों लोगों की जान तो गई ही, साथ ही भीषण अकाल भी आ गया और इन यातनाओं ने टीपीएलएफ को मिलने वाला जन समर्थन और बढ़ा दिया। 80 का दशक बीता तो टीपीएलएफ इथियोपिया में सक्रिय सबसे मजबूत बागी गुट बन चुका था। शुरुआत के कई बरस इथियोपिया के जो दूसरे बागी गुट थे वो आपस में लड़ते रहे। फिर इन्होंने सोचा हमारा दुश्मन एक है तो क्यों ना संगठित होकर लड़ा जाए और इसी विचार के चलते 1988 में सब विद्रोही गुटों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा इथियोपियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। शॉर्ट में इसे कहते हैं ईपीआरडीएफ। इस ईपीआरडीएफ का लीडर था टीपीएलएफ, वो गुट टिग्रे वालों का जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। टीपीएलएफ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खूब लड़ाई हुई और इस लड़ाई में विद्रोही जीत गए। 28 मई 1991 को टीपीएलएफ के नेतृत्व में बागियों ने इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा को भी जीत लिया। अब टीपीएलएफ के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। ये सरकार अलग अलग क्षेत्रीय ताकतों का गठबंधन थी लेकिन इस सरकार में टीपीएलएफ का ओहदा सबसे ऊपर था और इसीलिए इसके लीडर मेलेस ज़ेनावी राष्ट्रपति बनाए गए। ज़ेनावी के नेतृत्व वाली इस नई सरकार में टिग्रे के लोगों का बोलबाला था। सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों तक हर जगह टिग्रे डोमिनेटिंग फोर्स बन गए। ज़ेनावी 1991 से 1994 तक राष्ट्रपति रहे। फिर 1994 में इथियोपिया का नया संविधान लागू हुआ और इसमें शासन का सबसे पावरफुल पद बना प्रधानमंत्री का, जो 1995 में मेलेस ज़ेनावी को मिल गया। अब वो देश के प्रधानमंत्री थे। 2012 में अपनी मौत तक ज़ेनावी इथियोपियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते रहे। सरकारी कामकाज के हर छोटे से छोटे पक्ष पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ रखी, जमकर मेहनत की। जनता कहती थी कि वो कभी आराम नहीं करते। ज़ेनावी की सरकार को ईमानदार माना जाता था, वो खुद भी सादगी से रहते थे। ज़ेनावी के नेतृत्व ने इथियोपिया को कई अच्छी चीजें दी। एक समय बेहद सीक्रेटिव माना जाने वाला इथियोपिया बाहरी दुनिया के लिए खुलने लगा। बड़ी विदेशी कंपनियां निवेश करने लगी। वो आतंकवाद के मसले पर भी पश्चिमी देशों के साथ थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें नए अफ्रीका का चेहरा कहती थी। तो क्या ज़ेनावी में कोई कमी नहीं थी? वो आलोचकों और विरोधियों के प्रति बेहद असहिष्णु थे। विपक्ष को टारगेट करना, पत्रकारों को चुप कराने के लिए उन पर आतंकवाद जैसे भीषण आरोप लगाना, ये सब भी ज़ेनावी के कामकाज का हिस्सा था। लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद ज़ेनावी को टक्कर देने वाली कोई हस्ती इथियोपिया में थी नहीं, इसलिए उनके रहने तक चीजें टीपीएलएफ के कंट्रोल में रही। लेकिन 2012 में जब ज़ेनावी की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री बने उनके उत्तराधिकारी हेले मरियम डेसाले। डेसाले डेप्यूटी के तौर पर तो बढ़िया थे लेकिन उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और उनके कमजोर नेतृत्व के चलते टीपीएलएफ की ताकत घटने लगी। अब तक वो इस गठबंधन का सर्वा था लेकिन डेसाले की कमजोर लीडरशिप के चलते बाकी क्षेत्रीय शक्तियां सर उठाने लगी और प्रधानमंत्री डेसाले इस बगावत को संभाल नहीं पाए। नतीजतन उनकी छुट्टी हो गई और टीपीएलएफ के हाथ से प्रधानमंत्री का पद निकल गया।
2018 में डेसाली की जगह नए प्रधानमंत्री बने एबी अहमद, और एबी टिग्रे के बजाय ओरोमो समुदाय से आते हैं। टिग्रे और टीपीएलएफ इस राजनीतिक बदलाव को हजम नहीं कर पाया। उन्हें इतने वर्षों बाद अपने हाथ से पावर छीनना अखर गया। इसलिए एबी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही टिग्रे समाज में नाराजगी हो गई। एबी सरकार और टीपीएलएफ के बीच महीनों तक तनाव बढ़ा रहा और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। और महीनों की तनातनी के बीच आया अगस्त 2020। इस महीने इथियोपिया में चुनाव होने थे। एबी सरकार ने कोरोना का नाम लेकर चुनाव टाल दिए, कहा 2021 में करवाएंगे। टिग्रे और टीपीएलएफ ने इसका विरोध किया। फिर सितंबर 2020 में सरकार के खिलाफ जाकर टिग्रे ने प्रांतीय चुनाव करवाया, जिसमें टीपीएलएफ को बहुमत मिला, और इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच पसरा तनाव और बढ़ गया। एबी सरकार ने इस नतीजे के आने के बाद टिग्रे की फंडिंग पर कैंची चला दी, और इस तनाव में तीली लगाई नवंबर 2020 की एक घटना ने। क्या हुआ था? टिग्रे की राजधानी है मैकेल। यहाँ इथियोपियन सेना के नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय है। 3 और 4 नवंबर 2020 की दरमियानी रात टीपीएलएफ ने यहाँ सेना के एक ठिकाने पर हमला किया और यहाँ रखे हथियार चुराने की कोशिश की। बागी से शासक बना टीपीएलएफ अब दोबारा अपनी जड़ों की तरफ लौट आ गया था और वापस से एक विद्रोही गुट बन गया था। आर्मी के ठिकाने पर हमले हुए तो एबी सरकार ने क्या किया? उसने टिग्रे पर धावा बोल दिया। सरकार ने कहा लड़ाई कुछ हफ्तों में निपट जाएगी, लेकिन ये लड़ाई पिछले 8 महीने से चल रही है, और इसकी बड़ी वजह है सेना का ढांचा। टीपीएलएफ वर्षों तक पावर में रहा और उस दौर से ही इथियोपियन आर्मी में टिग्रे का वर्चस्व है। जब आर्मी ने टिग्रे पर चढ़ाई की तो ये अधिकारी बट गए और इसके चलते सेना के अंदर भी एक आंतरिक कलह शुरू हो गई। एबी गवर्नमेंट ने इसका एक हल भी खोजने की कोशिश की। वो अम्हारा प्रांत से मिलिशिया लड़ाकों को लड़ने के लिए टिग्री ले आए। पड़ोसी देश एरिट्रिया ने भी एबी की मदद के लिए सेना भेजी। इथियोपियन आर्मी ने टिग्रे की राजधानी मैकेल समेत यहाँ के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में जब टीपीएलएफ पीछे हो गया तो उसके साथी लड़ाके पहाड़ों में जाकर छिप गए और यहीं से वो समय समय पर हमला करते रहते। अब आता है यक्ष प्रश्न। हम आज क्यों बता रहे हैं ये इतिहास? इसलिए कि इथियोपिया में छिड़े इस गृह युद्ध से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। बीते दिन यानी 28 जून को इथियोपियन सेना टिग्रे की राजधानी मैकेल से रिट्रीट कर गई, यानी उसने अपने पांव पीछे खींच लिए, और इसके बाद टीपीएलएफ और बाकी टिग्रे विद्रोहियों ने मैकेल पहुंचकर कब्जा कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद खबर आई कि इथियोपियन सरकार ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम की भी घोषणा कर दी है। इस सीज फायर के चलते इस गृह युद्ध के शांत होने की उम्मीद जगी है। ये ऐलान एक और बड़ी उम्मीद लेकर आया है। पिछले 8 महीनों से चल रही इस जंग के दौरान टिग्रे में सूखा पड़ा, बड़ा सूखा। यूएन ने दुनिया का सबसे गंभीर सूखा करार दिया, और वहां भीषण भूखमरी की हालत है। इसके चलते लाखों लोग भूख से मरने की स्थिति में हैं। यूएन का आकलन है कि टिग्रे में करीब 91% 91% आबादी इमरजेंसी में है, क्योंकि उसे खाद्य सहायता की जरूरत है। तो एक तरफ जंग और सूखे का हाहाकार, युद्ध और भूख दोनों के चलते हजारों लोग मर रहे थे, और इनके बीच इथियोपियन आर्मी लोगों से अनाज का हर कतरा छीन रही थी। इल्जाम है एबी सरकार पर कि उसने इस युद्ध को जीतने के लिए लोगों की भूख को हथियार बनाया। लोग टीपीएलएफ को सपोर्ट करना बंद कर दें, ये सोचकर जनता को यातनाएं दी गई। दुकानें और अनाज के गोदाम लूटे गए, सप्लाई रोकी गई, खेतों में खड़ी फसल को तबाह किया गया और किसानों के मवेशी मारे गए। इसके अलावा भी कई स्तरों पर मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराधों की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि इन 8 महीनों के भीतर इथियोपिया में मास मर्डर और मास रेप की कई वारदातें हुई। इसलिए जरूरी था कि टिग्रे में चल रही जंग जल्द से जल्द खत्म हो। इथियोपियन सरकार से बार बार संघर्ष विराम की अपील की जा रही थी, और महीनों की अपील के बाद अब सरकार इसके लिए राजी हुई है। सीज फायर का मतलब हालांकि ये नहीं है कि टिग्रे और सरकार के बीच का तनाव खत्म हो गया। भविष्य में लड़ाई छिड़ने की आशंका अभी भी है, और इस आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह है इथियोपिया का सामाजिक और राष्ट्रीय ढांचा। यहाँ कई सारे एथनिक ग्रुप हैं, सबके अपने अपने इलाके और कबीलाई पहचान इतनी मजबूत कि उसके चलते राष्ट्रीय एकता बन नहीं पाई और विविधता में एकता का गुण ये सीख नहीं पाए। वापस लौटते हैं टिग्रे पर। पता है आपको वहाँ चल रहे युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इस आयरनी का नाम है एबी अहमद, इथियोपिया के मौजूदा प्रधानमंत्री। उन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने पड़ोसी देश एरिट्रिया के साथ चला आ रहा दशकों पुराना सीमा विवाद खत्म किया था। हथियार की जगह बातचीत से मसला सुलझाने में आस्था दिखाई थी। वही शांतिप्रिय एबी अहमद टिग्रे में युद्ध जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते दिखे।
और ऐसा नहीं कि TPLF जो उनका विरोधी गुट है वो दोष मुक्त हो, लेकिन एक सरकार और विद्रोहियों के बीच का सवाल हो तो सरकार से अधिक मानवीय होने की उम्मीद होती है। अपने नागरिकों के मुंह से निवाला छीनना, उन्हें भूखा मारना, युद्ध की आड़ में आम आबादी पर बम गिराना, नाबालिगों और औरतों को टॉर्चर करना, ऐसे घृणित काम किसी नैतिक सरकार के नहीं होते। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुन लेते हैं। पहली सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। यहां सरकार एक दिलचस्प प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव जुड़ा है पॉलीएंड्री से। पॉलीएंड्री मतलब एक से अधिक पति रखने की व्यवस्था। साउथ अफ्रीका में एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। ये विचार कर रहा है कि क्या देश की महिलाओं को एक से अधिक पति रखने की कानूनी छूट दी जाए, और इस विचार का कारण है पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा पत्नियां रखना। कुछ विशेष परिस्थितियों में साउथ अफ्रीका के भीतर पॉलीगैमी को कानूनी स्वीकृति मिली है। इससे जुड़ा एक कानून है एक्ट नंबर 120। 1998 में बनाए गए इस कानून के मुताबिक पॉलीगैमी व्यवस्था में दोनों पार्टनर्स की उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए और ऐसी शादी के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए। मतलब शादी कर रही महिला अपने पति के एक से अधिक पत्नी रखने पर सहमत हो। पुरुष को चाहिए होगा कि एक से अधिक शादी करने पर वो होम अफेयर्स विभाग में उन शादियों का पंजीकरण करवाए ताकि सभी पत्नियों को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिल सके। लेकिन एक से अधिक शादियां करने की कानूनी छूट महिलाओं को नहीं थी। इसकी वजह पारंपरिक है। अफ्रीका के कई समुदायों में पुरुषों के एक साथ कई पत्नियां रखने का रिवाज था, पर महिलाओं को एक से ज्यादा पति रखने की छूट नहीं थी। इसलिए कानून ने भी केवल पुरुषों को यह अधिकार दिया। इस कानूनी भेदभाव की लंबे समय से आलोचना होती थी। लोग कहते थे कानून सबके लिए बराबर हो। लैंगिक बराबरी की मांग करने वाले बरसों से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे और इसी के चलते अब सरकार महिलाओं को भी यह अधिकार देने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ग्रीन पेपर जारी किया और इसी में पॉलीएंड्री के प्रस्ताव का जिक्र था। जैसे ही प्रपोजल सामने आया, कट्टरपंथी तबके में नाराजगी भी सामने आई। वो महिलाओं को ये कानूनी अधिकार दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका तर्क है कि शादी के बाद हुए बच्चे का क्या होगा। पॉलीगैमी व्यवस्था में जब कोई बच्चा होता है तो पिता कौन है ये स्पष्ट होता है। पॉलीएंड्री में ऐसा नहीं होगा। महिला के एक से अधिक पति होंगे, इसमें बच्चे की माँ कौन है ये कन्फर्म होगा, पर बच्चे के पिता पे कन्फ्यूजन होगा। ऐसे ही तर्कों के आधार पर कट्टरपंथी कह रहे हैं कि औरत हर मामले में मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती और ना ही उसे बराबरी देने का जतन करना चाहिए। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ एक महामारी विशेषज्ञ हैं डैनियल एंडरसन। वो वुहान के बायो कंटेनमेंट जोन में काम कर चुकी इकलौती विदेशी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने लैब लीकेज थ्योरी पर बयान दिया है। एंडरसन ने कहा कि वुहान लैब में किसी भी तरह की लीकेज को रोकने के लिए भारी इंतजाम थे। ऐसे में लैब लीकेज की आशंका धूमिल है। हालांकि ये भी जोड़ा एंडरसन ने कि बिना जांच के लैब लीकेज को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।